हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जे चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। तो आज ये किस चीज़ की वीडियो है? तो यह थर्मोडायनेमिक्स सीरीज की यह लेक्चर नंबर 3 है। यह क्या है? पार्ट 3 है। तो अभी तक हमने प्रोसेस कैलकुलेशन में वर्क डन क्या है, यह सब चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, यह तो हमने डेफिनेशन में देख लिया। और अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम अब आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्क को कैलकुलेट करना, हीट कैलकुलेट करना, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना। फिर हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पीज। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीपी क्या है, सीवी क्या है, मेयर्स फॉर्मूला क्या है और एडियाबैटिक रेशियोज क्या है। तो हम लोग ये सब चीज़ें अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो आप पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए और अब हम शुरू करेंगे। सो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सो हेडिंग लिख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यह है आपका, ये एनर्जी कंजर्वेशन की लॉ है। यह किस तरीके से काम करती है? तो यह काम करती है डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। आपने कोई सिस्टम है, उसके अंदर गैस है, उसमें आपने कितना हीट दिया और कितना वर्क करा, उतना ही आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। सिंपल सा लॉ है। आपने उस पर कितना वर्क करा, आपने उस सिस्टम पे कितना हीट दिया, तो वो आपका टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज होकर का आपको बता दे। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सो ये है आपका लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी सिंपल सा लॉ है और काफी क्रिस्प लॉ है। और इससे अब हम यह देख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ हीट क्या है। कैलकुलेशन ऑफ हीट क्या है? उससे पहले आप यह देख लीजिए, कोई भी प्रोसेस है या कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, उसकी एक हीट कैपेसिटी डिफाइन, हीट कैपेसिटी डिफाइन होती है। और ये किस तरीके से डिफाइन होती है? टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम, प्रोसेस और सॉलिड और लिक्विड इज डी क्यू अपॉन में डी टी। ये सिंपल सा एक हीट कैपेसिटी है उस चीज में। लेट सपोज ये एक सॉलिड, ये क्या है बच्चों? ये एक सॉलिड। आप फिजिक्स में ये पढ़ोगे कि मैंने इसको कुछ हीट डी क्यू दिया और इसमें हीट, कुछ हीट चेंज आ जाएगी डी टी की। तो इन दोनों की जो रेशियो होती है डी क्यू अपॉन डी टी, उसे हम सी टी, हीट कैपेसिटी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो हम लोग उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, डी क्यू अपॉन में डी टी। एंड अगर आप आगे देखोगे तो सी इक्वल्स टू, अगर हम लोग आइडियल गैस के बारे में यह चीज को हम डिफाइन करें, आइडियल गैस के बारे में हम लोग ये डिफाइन करें, तो हमें यह पता चलता है, हमें यह क्या पता चलता है कि इसमें भी कई तरीके की हम लोग हीट कैपेसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और तीसरा नहीं होता कुछ, दो ही होता है। एंड मोलर हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होती है? तो मोलर हीट कैपेसिटी आपकी इस तरीके से डिफाइन होती है कि सी डी क्यू, लाइक चेंज इन हीट क्या हो, डी क्यू इक्वल्स टू एन टाइम सी डी टी। और ये मोलर हीट कैपेसिटी है, इसीलिए आप इसको आप सी एम लिख सकते हो, नोटेशन दे सकते हो। तो आप सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी क्यू अपॉन में एन डी टी।
अगर आप वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप डिफाइन करोगे, पर मोल के लिए डिफाइन होती है मोलर हीट कैपेसिटी, और पर ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड के लिए डिफाइन होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर आप डिफाइन करोगे, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करोगे, तो ये आपका आ जाएगा सी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में पर मास यूनिट होता है डी टी। तो ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फिर कुछ प्रोसेसेस होंगी जो कांस्टेंट प्रेशर पे होंगी, और कुछ प्रोसेसेस होंगी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो। अगर प्रेशर में अगर आप हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप हीट कैप मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे, तो उसे आप CPM लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा dq अपॉन एन डी टी। और इसे हम इंथैल्पी भी कह देते हैं। इसे हम इंथैल्पी का कोफिशिएंट कहते हैं, लाइक इंथैल्पी बाद में बताऊंगा। लाइक इंथैल्पी को आप H इक्वल्स टू CPM dt मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से आप इंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हो। इंथैल्पी पे आएंगे हम लोग। सो तब तक के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए ये हम रहने देते हैं। सो अगर आप आगे देखोगे, तो ये CPM इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में एन डी टी है। और फिर इसके अगर आप आगे देखो, फिर आप वॉल्यूम के लिए तो CVM इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में एन डी टी। तो ये आपका CP हो गया, ये आपका CV हो गया। और पर मोल के लिए CP एंड CV डिफाइन होती है। मोनोएटॉमिक के लिए डिफाइन होती है, डायटोमिक के लिए डिफाइन होती है, ट्राइएटॉमिक के लिए डिफाइन होती है, पॉलीएटॉमिक के लिए डिफाइन होती है। उस पर भी हम जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो CP जो है, यह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे यह हीट कैपेसिटी। और CV क्या है? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये तो आपका डिफाइन हो गया है। एंड कुछ चीजें होती हैं जैसे CP फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस यह आपकी होती है 5/2R। और वहीं पे आपकी CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये होती है आपकी 3/2R। सिमिलरली अगर आप डायटोमिक पे जाओ, तो CP आपकी डिफाइन होती है फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस ये होती है 7/2R। एंड आपकी जो CV डिफाइन होती है वो होती है 5/2R। एंड एक आपका मेयर्स फॉर्मूला होता है CPM माइनस CVM, ये सारे मोलर हीट कैपेसिटीज हैं। CPM, CVM, CVM, CPM, CVM। सो आप मोलर हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू R। और आपका यही है मेयर्स फॉर्मूला, इसी को हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। एंड फिर एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट कैसे डिफाइंड होता है सर? तो ये होता है आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा, आपका होता है CP अपॉन C, CP अपॉन में CV, CP अपॉन में CV, CP अपॉन में CV आपका डिफाइंड है। आगे हम देखते हैं। सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपका क्या हो जाएगा? 5/2R अपॉन 3/2R, दैट इज 5/3, दैट इज 1.67। डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा आपका? तो डायटोमिक के लिए हो जाएगा 7/2R अपॉन में 5/2R, दैट इज 7/5, दैट मीन्स 1.7। एंड सिमिलरली ये तो आपकी एडियाबैटिक कांस्टेंट हो गई। सो एक हो गया आपका DQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कोई आइडियल गैस का, अगर कोई आइडियल गैस का हीट कैपेसिटी मतलब हीट एक्सचेंज निकल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हो जाएगी आपकी NCV/dt। और इससे ही हम इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी की भी चेंज, इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला आपकी NCV/dt हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? NCV/dt। सो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस ओनली।
ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रियल गैस के लिए डिफाइन करो तो रियल गैस के लिए सही नहीं है, ये सॉलिड के लिए सही नहीं है, ये लिक्विड के लिए सही नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए change in internal energy is equals to heat exchange at constant volume for a system होता है, for a process at a constant volume। अगर आप हीट एक्सचेंज आप निकाल लो तो वही होती है टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कैसे आया सर? तो ये देख सकते हो, ऐसे देखो आप, फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आप एट कांस्टेंट, अगर आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम चले जाओगे, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप प्रोसेस करोगे तो क्या डी डब्ल्यू आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि डी वी जीरो है, और डी डब्ल्यू आपकी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी होता है, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। एंड डी यू इक्वल्स टू डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी क्यू वी हो जाएगा, दैट इज एम सी वी डी टी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस आपकी एम सी वी डी टी होता है। लेकिन बात यह है कि जो यू है आइडियल गैस के लिए तो ये होता है, लेकिन अगर आप रियल गैस के लिए बोलोगे तो ये नहीं होता है। उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे कि क्या फैक्टर्स हैं। अब यह मान लो, अब यह जान लो कि आइडियल गैस के लिए यू सिर्फ एक फंक्शन ऑफ टी होता है, यू फंक्शन ऑफ टी होता है। लेकिन जैसे ही रियल गैसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये फंक्शन ऑफ टी साथ ही साथ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम भी होता है। यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टी साथ ही साथ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो ये मतलब दो वेरिएबल्स की एक फंक्शन होती है। वैसे ही सिमिलरली आप एंथैल्पी को भी डिफाइन कर सकते हो। एंथैल्पी क्या है? सो एंथैल्पी इज हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज करोगे तो आपकी एंथैल्पी कही जाती है। एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज को एंथैल्पी हम लोग कहते हैं। एंड ये किस तरीके से डिफाइन होता है, तो इसके सिंबल होती है एच, और ये होता है एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। एंड सिमिलरली अगर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी एंड डी एच की वैल्यू एन सी पी एम डी टी भी आप कह सकते हो, क्योंकि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ही आपकी एंथैल्पी होती है। सो यह तो हो गई आपकी एंथैल्पी की बात, यह होगी आपकी इंटरनल एनर्जी की बात, यह होगी आपकी स्पेसिफिक हीट की बात, यह होगी आपकी मोलर हीट कैपेसिटी की बात, यह होगी आपकी बात हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp Cv, Mayer's formula Cp minus Cv equals to R, adiabatic constant, that is Cp upon with Cv equals to adiabatic constant. For monoatomic it is 1.67, for diatomic it is 1.4। सिमिलरली आप बाकी गैसेस की भी आप निकाल सकते हो। और फिर इसके अगर हम आगे देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हम इंथैल्पी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। सो इस तरीके से आप इंथैल्पी इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, वापस आते हैं अपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे। डी क्यू इक्वल्स टू, नॉट डी क्यू इक्वल्स टू, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। हमने क्या हर एक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया है। प्रोसेस कैलकुलेशन फॉर वर्क डन क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया है। वर्क डन क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया है। फिर अगर आप आगे देखो, डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया, ये तो आपकी फर्स्ट लॉ है। और इसी के साथ अगर आप डी डब्ल्यू पता है, अगर आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए, इंटरनल एनर्जी आपको हमने बता दिया कि एन सी वी डी टी होता है, एन सी वी एम डी टी होता है, तो क्या आप डी क्यू की फॉर्म, आप डी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो? हाँ, आप जरूर निकाल सकते हो। इस तरीके से हम लोग हीट हीट चेंज इन एनी प्रोसेस हम निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमने एंथैल्पी की भी बात की, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पी वी। सो अलग अलग प्रोसेस के लिए डी पी वी अलग अलग डिफाइंड होगा। आइसोथर्मल के लिए यह डी एन आर टी से भी आप कर सकते हो, एन आर डी टी के लिए भी कर लो, सिर्फ आइडियल गैस के लिए हो जाएगा। सो देख लेते हैं
अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो, आइसोथर्मल आप प्रोसेस कर रहे हो, तो उसकी जो इंथैल्पी चेंज आ जाएगी, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस एन आर डी टी आ जाएगी। अगर आप आइसोबैरिक कर रहे हो तो डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी आ जाएगा। अगर आप आइसोकोरिक कर रहे हो प्रोसेस तो डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस वी डी पी आ जाएगा। अगर आप एडियाबैटिक कर रहे हो, एडियाबैटिक अगर आप कर रहे हो, इसमें क्या होगा, इसमें एंथैल्पी चेंज क्या होगा, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन डीपीवी क्या है और डीएच, तो ये आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड डी यू तो वही है एन सी वी डी टी। अब आते हैं हम एडियाबैटिक की वर्क कैलकुलेशन पे। इस पे आते हैं बच्चों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की वर्क कैलकुलेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस की वर्क कैलकुलेशन, वर्क कैलकुलेशन। सो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस यह कहता है कि डी क्यू तो जीरो होगा, तो ये हमारा जीरो हो गया, तो डी यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब वर्क डन किसी भी सिस्टम पर वही होगा जो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। सो दैट मीन्स डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू हो सकता है, इक्वल्स टू एन सी वी एम डी टी हो सकता है। डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइंड इसी तरीके से है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसके हिसाब से डिफाइन है। और सी वी एम के लिए आप लिख सकते हो, सो आप इसमें क्या लिख लो, तो आप अगर Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आर एंड Cp अपॉन में सी वी इक्वल्स टू गामा, यह दो फॉर्मूला यूज करते हो तो इन दोनों से आप Cv की वैल्यू निकाल सकते हो, आर अपॉन गामा माइनस वन। Cp की वैल्यू हो जाती है आपकी गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, अगर ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करते हो। सो आगे देखते हैं, तो डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो एन आर गामा माइनस वन डी डी, क्या आप यह लिख सकते हो, तो क्या आप एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन में गामा माइनस वन डी डब्ल्यू लिख सकते हो। ब्लड चेंज इन वर्क डन आप लिख सकते हो क्या, वर्क डन आप लिख सकते हो, हाँ जी जरूर लिख सकते हो। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। सो हम बच्चों आगे बढ़ेंगे अब, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन में गामा माइनस वन है, तो इसे आप पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन में गामा माइनस वन लिख सकते हो। सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस आपकी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन में गामा माइनस वन, अपॉन में गामा माइनस वन हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा बच्चों, क्या आप समझ गए? अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो कि सर इस बात का क्या मतलब। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यह तो बात हो गई आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। क्या हो गई बच्चों, तो यह आपकी बात हो गई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की।
तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू आपकी आ जाती है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में गामा माइनस जो भी हमने कैलकुलेट की। अगर मैं यही कहूँ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप क्या करोगे? इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अब आप क्या करोगे? तो आप यह करोगे कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आपको पता ही है। क्या आपको पता है? du इक्वल्स टू dq प्लस dw। हाँ जी, आपको यह पता। तो आप सिंपल सिंपल क्या करोगे? dq तो वैसे भी जीरो ही है, लेकिन इसमें मतलब बात यह होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में dq जीरो होती है। dq क्या होती है? जीरो होती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों में ही होती है। एडियाबैटिक का मतलब ही है कि dq जीरो हो। लेकिन 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 बात कैसा है कि हम dw को यहाँ से p एक्सटर्नल v2 माइनस v1 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इससे आप p2v2 माइनस p1v1 अपॉन में गामा माइनस 1 से भी आप कैलकुलेट कर सकते आगे देखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों। तो यह तो बात हो गई आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की। और इसमें आप यह एक चीज देख सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है, ध्यान से देखिएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आपकी यह फॉर्मूला वैलिड नहीं हो। क्या ये फॉर्मूला वैलिड होती है? नहीं होती। सर, आपको अगर कह दिया जाए कि T2 मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे इतना वर्क हुआ है, तो आपको फाइनल अगर टेम्परेचर निकालना हो। गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एडवांस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री आने वाले पार्ट्स में होगी, एंड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले पार्ट्स में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय, और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय, टाटा। एंड अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा, हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे।